काफी क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किए थे। अब उसके आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर दिखाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने देखो, अ मैन स्पेंड्स 35% ऑफ हिज इनकम, 15 सेकंड के अंदर इसका आंसर करना है आपको, ऑन फूड, 25% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड 80% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट। फाइंड द परसेंटेज ऑफ इनकम ही इज लेफ्ट विद। कोई कह रहा वीडियो नहीं आ रहा, कोई कह रहा ऑडियो नहीं आ रहा। ऑडियो आ तो रहा है, सब ठीक है, अपना ईयरफोन चेक करो। चलिए 8 12 8, ज्यादातर लोग 8 कह रहे हैं। चलो देखो क्या है, ज्यादा क्वेश्चन में आप अननेसेसरी पढ़ने की जरूरत ना करें। यहाँ पर रिमेनिंग नहीं दिया है। 35% फूड पर खर्च करता है, 25% चिल्ड्रंस एजुकेशन पर खर्च करता है। तो आई कैन से 35 + 25, टोटल में से इतना उसने खर्च कर दिया, मतलब 60%। कहने से 60%, मतलब अगर उसकी 100 रुपए इनकम थी तो उसने 60 रुपए खर्च कर दिए इसमें, मतलब 40 बचे। और 40 में से फिर कितना परसेंट कम खर्च होगा? 80% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट। 80% खर्च कर देगा, मतलब कितना बचेगा? 8 × 4 32 हो गया, 20% बचेगा, यानी कि 8 बचेगा। तो मतलब 100 रुपए में से उसने 8 रुपए बचाए, तो कहना चाहिए कि 8% उसकी सेविंग है। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 21। A person spends 12.5% of income on rent, 20% of remaining on food, and 16.3% of remaining on household. If the total expenditure is 2500, find his total income. अगर उसका टोटल एक्सपेंडिचर 2500 है, उसकी टोटल इनकम क्या थी ये बताना है। सर कल ऐसा ही क्वेश्चन एफसीआई के एग्जाम में आया था, तो कर दिया होगा अमृतांशु, है ना? मतलब कर ही दिया होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैं कल बता ही चुका हूँ ना। कर दिया था, चलो वेरी गुड। देखो, पर्सन स्पेंड्स 12.5% ऑफ इनकम ऑन रेंट। रेशियो से करेंगे सिंपल। 12.5% का मतलब क्या बोलो? 1/8, है ना? तो मतलब 8 रुपए में से 1 रुपया खर्च कर दिया, बचा कितना? 7। बात किसकी हो रही है? इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू की। इनिशियल वैल्यू को क्या बोलते हैं? इनकम। फाइनल वैल्यू को क्या बोलते हैं? सेविंग। ठीक है, तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन में ये मेथड लगाओगे, टेबुलर मेथड, तो हमेशा रेशियो किसका आएगा? इनकम और सेविंग का रेशियो आएगा। फिर उसने कितना खर्च कर दिया? 20% फूड पर, रिमेनिंग का 20%, मतलब सक्सेसिव का खेल है पूरा। 1/5, मतलब 5 में से 1 कम कर दिया, कितना बचा? 4 रुपए, 5:4। फिर उसके बाद 16 खर्च किया, 16 मतलब 1/6 खर्च किया, मतलब 6 में से 1 खर्च कर दिया, बचा कितना बोलो? 5 रुपए। तो हम बोलेंगे कि ओवरऑल इनिशियल और फाइनल का रेशियो क्या आएगा? तो हम बोलेंगे कि इस 5 से 5 कट जाएगा, है ना? इस 4 से 2 बार कट जाएगा, तो आई कैन से दिस इज 6 × 12 एंड दिस इज 7, 12:7 का रेशियो आ गया। ठीक है, हमें दिया क्या है यहाँ पर? एक्सपेंडिचर। अगर इनकम 12 यूनिट है, सेविंग 7 यूनिट है, अगर उसने 12 रुपए कमाए, 7 रुपए बचाए, तो खर्चा कितना किया? 5 यूनिट। तो आई कैन से 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 2500 के बराबर, 2500 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 500 के बराबर, तो उसकी इनकम पूछिए, वो है 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू 12 × 5 60, यानी 6000। दिस इज द आंसर। क्लियर है बात? समझ आ गई? 6000 रुपए। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के सबसे आसान जो तरीका होता है, वो होता है टेबुलर मेथड ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। A person spends 41% of his income on food. From the remaining part, he gives 1100 to charity, and again spends 12.5% of the remaining part on fuel. Finally, saves 4200. Find his total income. फाइनल सेविंग हमको दी गई है, उसकी हमें टोटल इनकम जो इनिशियल थी वो बतानी है। चलिए, A person spends 41% of the income on food. अब तक आंसर आ जाना चाहिए था, पर आया नहीं है। चलो तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। आइडियली 30 सेकंड का सवाल है, उससे ज्यादा करनी है। 10,000 रुपए हिमांशु का आंसर आया, वेरी गुड। देखो जरा, A person spends 41% of the income on food, मतलब अगर उसकी इनकम में 100 रुपए मान लेता हूँ, 100 में से 41 खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 59। अब इसमें से उसने 1100 रुपए चैरिटी में दे दिए। अब बीच में परसेंटेज वैल्यू नहीं दी गई है, एग्जैक्ट वैल्यू दी गई, 1100 रुपए इसमें से कम कर दिए, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 1100 रुपए चैरिटी में दे दिए, और उसके बाद जो भी उसके पास बचा
जो बचा उसमें से 12.5% उसने फ्यूल पर खर्च कर दिया। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। मतलब लेट्स से अगर उसके पास 8 रुपए बचे थे तो 8 में से 1 खर्च कर दिया, तो फाइनली उसके पास कितना बचा? 7 यूनिट। फाइनली जो बचा वो 7 यूनिट है, ठीक है। और जो फाइनली सेविंग है वो कितनी है? 4200। तो आई कैन से दिस इज, इसकी वैल्यू 4200। तो इसका क्या कितना गुना है? 6 गुना, मतलब 600 टाइम्स। तो इसका भी 600 टाइम्स कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4800। तो आप मेरे को बताओ कि यहाँ पर 4800 बचा था 1100 खर्च करने के बाद, तो इससे पहले कितना था? 48 + 11 मतलब 5900। तो यहाँ पर है 5900 जो कि इसका 100 गुना है, तो इसका भी 100 गुना कर देंगे। आंसर आ जाएगा कितना? 10,000। यस, दिस इज द आंसर। इनकम उसकी कितनी हो गई? 10,000 रुपए हो गई। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो। If the curved surface area of a sphere is increased by 44%, then what would be the percentage increase in volume? तो उसका वॉल्यूम, अगर कर्व सरफेस एरिया 44% से इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम कितने परसेंट से इंक्रीज होगा? विदाउट पिकिंग पेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे करें? विदाउट यूजिंग पेन, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। ममिता ने आंसर दिया 44। यार ऐसे कैसे हो जाएगा कि मतलब सरफेस एरिया में भी वही और जो है वॉल्यूम में भी उतना ही चेंज? ये तो नहीं है ना पॉसिबल, तो ये तो गलत ही है आंसर। CND, यहाँ पर संतोषी का कहना है CND। तो डी ऑप्शन कुछ लोग कह रहे हैं, पूजा भी कह रही है डी ऑप्शन यानी CND। सी ऑप्शन भी कुछ लोगों का आंसर आ रहा है 72.8। चलिए देखते हैं इसको। हमें ये नहीं पता, सपोज मुझे यही नहीं पता कि फॉर्मूला क्या है, उसकी जरूरत भी नहीं है, मैं क्या करूंगा? मुझे इतना पता है कि बस कर्व सरफेस एरिया स्फीयर का जो होता है वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इतना तो पता होगा ना। और वॉल्यूम जो है वो रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, केवल प्रोपोर्शनल की जरूरत है, बाकी सारी चीजें सक्सेस परसेंटेज चेंज लगा के निकाल लेंगे। अब मुझे पता है कि कर्व सरफेस एरिया में कितना चेंज हुआ है? 44%। तो मैं बोलूंगा कि कर्व सरफेस एरिया जो है इनिशियल वैल्यू अगर 100 थी तो फाइनल कितनी हो गई? 44% इंक्रीज होकर 144 हो गई। कैन आई से इट इज 10 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर? और हमें पता है कि कर्व सरफेस एरिया रेडियस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो रेडियस स्क्वायर अगर 10 स्क्वायर है तो रेडियस कितनी है? 10, और यहाँ पर कितनी है? 12। तो आई कैन से रेडियस में जो चेंज आएगा वो कितना होगा? 10 से 12, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होता है ये आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो वॉल्यूम आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या करेंगे? 10 का क्यूब इज टू 12 का क्यूब, यानी कि 1000 इज टू 1728। 100 इज टू 10 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, 172.8। तो 100 में 72.8 का चेंज मतलब 72.8% इंक्रीज। ये आंसर आ गया। है आसान तरीका, बताओ। केवल रेशियो से खेलना है और कुछ भी नहीं करना। सर वीडियो नहीं आ रही, आई एम एट मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन। तो एक काम करते हैं, तो भेजते हैं तुम्हारे पास किसी को, ठीक है, तुम्हें मंडी हाउस से निकाले और तुम्हारी वीडियो आ पाए। मंडी हाउस आई थिंक अंडरग्राउंड है ना? तो फिर वहां पर सिग्नल नहीं आ रहे होंगे, तो मंडी हाउस से मेट्रो बाहर भी आएगी, तब आ जाएंगे सिग्नल। चलो 72.8% फिर से, ठीक है। एक बार देख लो आप फिर से, आपको समझ में आ जाएगा। बस ये प्रोपोर्शनलिटी देखो, बस उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं है, स्फीयर का बिल्कुल फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको पता हो तो कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। चलिए अच्छा, FCI का एग्जाम देके लौट रहा हूँ, कैसा हुआ एग्जाम? सर आर स्क्वायर क्यों नहीं देखा? आर स्क्वायर क्यों नहीं रखा? आर स्क्वायर रखा तो है भाई। देखो कर्व सरफेस एरिया, मैं बताऊं, कर्व सरफेस एरिया का चेंज मुझे दिया गया है 100 to 144, यानी कि आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मुझे पता है 100 144 है तो 10 स्क्वायर और 12 स्क्वायर हो गया, मतलब ये R1 का स्क्वायर है, ये R2 का स्क्वायर। तो कहना चाहिए कि रेडियस का रेशियो कितना हो गया? R1 हो गई 10 और R2 हो गई 12, तो रेडियस का चेंज हो गया 10:12, ठीक है। अब मुझे वॉल्यूम का चेंज चाहिए, मतलब आर क्यूब, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? आर क्यूब। तो आर की वैल्यू 10 है तो 10 क्यूब, और ये 12 क्यूब, तो 10 क्यूब इज टू 12 क्यूब। देखो 4/3 पाई हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कट जाएगा रेशियो लेने में, ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो ये 1000 इंटू 1728 यानी 100 इज टू 172.8। तो 100 में 72.8 का चेंज मतलब इतना ही परसेंट। चलिए सर अगर कोई और ऑब्जेक्ट होता लाइक सिलेंडर या कोन, तो CND होता नहीं, तो फिर उसके केस में हमें हाइट भी मैटर करती है ना, तो उस केस में हाइट का चेंज भी दिया होता, राइट। यहाँ पर केवल रेडियस का चेंज दिया है, अगर हाइट का चेंज नहीं दिया तो उस केस में CND होगा, अगर हाइट में चेंज दिया है तो फिर आप वहां भी आंसर निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर बुक पूछनी थी मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए, अड्डा की आप बुक ले सकते हो, जो एस क्वांट वाली बुक है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, जो आप चाहो, बहुत सारी बुक है मार्केट में, ठीक है। अगला सवाल देखो आपके सामने, रोहित गॉट 273 मार्क्स इन एन एग्जाम एंड सिक्योर्ड 5% मोर देन द पास मार्क्स, पासिंग मार्क्स से उसके 5% ज्यादा है। If Rahul got 312 marks, then by what percent was the score of Rahul above the pass marks? यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए गए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सर 8 से पहले कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा क्या? मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी देखते हैं, भगवान की मर्जी हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अगले वीक में क्लासेस थोड़ी लंबी लंबी लिया करेंगे, 12 से 1 की जगह 12 से 1:30 2 बजे तक खींचा करेंगे, तो मे बी के हो जाए, ठीक है, पर पता नहीं, अभी कह नहीं सकते। 20%, ठीक है। देखो यहाँ पर एक CND भी ऑप्शन है, तो जिसका CND आ रहा है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। बताओ जल्दी। 20% यहाँ पर कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग CND कह रहे हैं। चलिए देखते हैं। रोहित गॉट 273 मार्क्स इन एन एग्जाम एंड सिक्योर्ड 5% मोर देन पास मार्क्स। तो क्या मैं यहाँ से पासिंग मार्क्स निकाल सकता हूँ? अगर पासिंग मार्क्स मेरे लेट्स से 100x है, 100x पासिंग मार्क्स, मैंने बोल दिया पास मार्क्स है 100x, तो रोहित के मार्क्स इससे 5% ज्यादा है, मतलब 105x आए, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 273, ठीक है। 21 से काट दो 5 बार, 21 से काट दो 1 बार, 6 बार, 3 बार, तो 5x की वैल्यू हो गई 13, ठीक है। एंड राहुल गॉट 312 मार्क्स, तो राहुल के मार्क्स कितने हैं? 312। अच्छा 312 को 13 से ला सकते हैं क्या? 13 टू द कितना हो जाएगा? 13 टू द कितना हो जाएगा? 26, देन 5 बचा, 13 4 है, 24 टाइम्स है, तो यहाँ भी 24 टाइम्स कर दो ना बैलेंस करने के लिए। तो कहना इसे 120x की बराबर होगी, इसकी राहुल के जो मार्क्स हैं वो 120x हो गए, तो ये 100x से कितना ज्यादा है? पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा है? 20%। आंसर आ गया, दिस इज आंसर। क्लियर है कि नहीं? बोलो यस और नो। क्लियर है बात कि भाई रोहित के मार्क्स 273 आए थे, जो कि पासिंग मार्क्स से 5% ज्यादा थे, तो पासिंग मार्क्स मैंने 100x माने, तो रोहित के मार्क्स 273 इज इक्वल टू 105x, इतना पक्का है। मैंने दोनों टाइप 21 21 कैंसिल कर दिया 5 बार और 21 से 13 बार। अब मुझे पता है कि राहुल के मार्क्स कितने हैं? 312, मतलब 5x की वैल्यू 13 आ गई, राहुल के मार्क्स 312 है, तो 13 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 312 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? 24 से। वो कैसे पता चला? इसको इससे डिवाइड करके, 24 गुना इसका, तो इसका भी 24 गुना कर दिया, तो 120x। तो अगर राहुल के मार्क्स 120 है और ये पासिंग मार्क्स 100 है, तो मैं कह रहा हूँ 20% ज्यादा है पासिंग मार्क्स से। क्लियर? चलिए, थैंक यू निखिल। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो। वीडियोस आर नॉट अपलोडिंग प्रॉपर्ली सर, इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल हु कैन नॉट अटेंड लाइव सेशंस। तो अवस्थी में एक काम करता हूँ, आज इस इश्यू को रेज करता हूँ कि क्या चक्कर है, दिक्कत कहाँ आ रही है, पता तो चले किस एंड से प्रॉब्लम है, बिकॉज आई एम नॉट इन्वॉल्व इन टेक, सो दैट्स व्हाई। मैं देखता हूँ। चलिए मैं इस इशू को देखूंगा कि इसको रिजॉल्व करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि आपको जो है वीडियो टाइम पर मिले, ठीक है, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है। आदित्य कह रहे हैं सर वी हैव ऑल मेल 20 टाइम्स एटलीस्ट। देखो सारे मेल सिमिलर आ रहे हैं, तो इसलिए वो हर एक का रिप्लाई सेम रिप्लाई नहीं कर सकते। मैं उनको मेल करके एक बार पूछ लेता हूँ, ठीक है, टीम से पूछ लेता हूँ क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे फिर आगे, ठीक है, वही मैं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे इस बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। तो लेट मी चेक, एक बार देख लेते हैं। ये कई बार देखो इंडिविजुअल लेवल पे भी दिक्कत होती है, तो कई बार स्टूडेंट मेल करता है सर मुझे रिकॉर्डिंग नहीं मिली, तो इंडिविजुअल लेवल पे वो दिक्कत है, वो एक अलग चीज है, लेकिन सभी को ये प्रॉब्लम हो रही है, सो दैट इज अ सीरियस कंसर्न, तो उसको देखेंगे।
price of the sugar went up by 25% and a family decided to reduce its consumption so that the total expenditure would increase by only 108%. हमें पता है कि price into consumption बराबर होता है expenditure के, price into consumption is equal to expenditure. तो expenditure हमारा कितना increase हुआ 8% से, तो I can say expenditure की value 100 से कितनी हो गई 108. ठीक है, प्राइस 25% इंक्रीज हुआ है, तो मैं प्राइस में बोलूंगा कि 25% यानी 1/4 का इंक्रीज, तो 4 से 5 हो गई वैल्यू. तो हम बोलेंगे कि अगर मुझे एक्सपेंडिचर पता है, प्राइस पता है, तो कहने से कंजम्पशन विल बी एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, यहां से आ जाएगा. तो एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस इज कंजम्पशन, मतलब 100/4 25, और ये कितना हो गया 108/5, यानी कि दिस विल बी हाउ मच 21.6. यानी कि पहले उसका जो कंजम्पशन था वो 25 kg ही था, मतलब 25 की वैल्यू 25 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 21.6. मेरा आंसर आ गया. ये सुन कितना आसान है, देखो अगर रेशियो से करते हैं इसको इस तरीके से, कितनी आसानी से इजीली हम इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं. यस, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा. Ram had enough money to purchase either 40 apples or 50 oranges. Ram decided to spend only 80% of the money and purchase 20 oranges and some apples. How many apples did Ram purchase? राम ने कितने एप्पल खरीदे बताओ. तो कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करो, 4 से 5 क्वेश्चंस फिर हम एक साथ डिस्कस करेंगे. सर फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए इसको. और 50 ऑरेंजेस, तो उसके पास जो पैसा था उससे या तो वो 40 एप्पल खरीद सकता था या फिर 50 ऑरेंजेस खरीद सकता था. तो पहली चीज जो निकल कर आती है वो ये कि एप्पल्स 40 एप्पल्स की कॉस्ट 50 ऑरेंज की कॉस्ट के बराबर है. इसको मैं मान लेता हूँ 200. 200 क्यों माना,
40-50 का एलसीएम, ये मैंने आपको रेशियो पर क्वेश्चन बताया था कि 2 या 2 से ज्यादा चीजें इक्वल हो तो इक्वल में क्या मान लो, उनका एलसीएम मान लो। तो एक एप्पल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 200/40 यानी कि 5, और एक ऑरेंज की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 200/50 यानी कि 4। उसके पास कितने रुपए थे 200 रुपए, और उसमें से उसने 80% ही उसने केवल 80% पैसा खर्च करने का सोचा, तो 80% इसका कितना हो जाएगा बोलो 160, 160। अब 160 रुपीज में उसने क्या खरीद लिए 20 ऑरेंज खरीद लिए, 20 ऑरेंज खरीद लिए यानी कि 20 × 4 80 रुपए खर्च कर दिए ऑरेंज में। तो एप्पल में कितने खर्च कर पाएगा 80, रिमेनिंग 160 - 88, तो 80 में कितने खरीद पाएगा एप्पल, तो 80/5, एक एप्पल की कॉस्ट से डिवाइड कर दो 16, आंसर आ गया 16। क्लियर, 16 इज द आंसर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। The Australian cricket team played 25 T20 मैचेस इन अ पर्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर। मतलब अभी तक लेट्स से 25 मैच खेल चुकी है। अभी तक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम कितने मैच खेल चुकी है, 25 मैच खेल चुकी है। अब उसने उसमें से अभी तक कितने जीते, 40%, मतलब 25 मैच वो खेल चुकी है, उसमें 40% यानी कि 10 मैच, इसका 40% 10 होगा, 10 मैच वो जीत चुकी है, यानी 40% मैच जीत चुकी है 25 में से। ठीक है, अब उसे अपनी सक्सेस रेट 75% पहुंचानी है बाय द एंड ऑफ द ईयर, और व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एडिशनल मैचेस इट शुड प्ले टू अचीव द टारगेट। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंडीशन हमें ऐसे सोचना है कि भाई अगर जल्दी से जल्दी 75% की सक्सेस रेट पहुंचानी है, तो मेरा लॉजिक ये होना चाहिए कि जितने भी मैचेस आगे वो खेले सारे के सारे जीत जाए, तो जितनी जल्दी मैचेस जीतती जाएगी उतनी जल्दी उसकी सक्सेस रेट 75% पहुंच जाएगी। मतलब आगे अगर वो n मैचेस खेलती है तो n में से सारे के सारे जीत जाए, मतलब 100% जीत जाए। इससे पहले उसने 25 मैचेस खेले हैं और आउट ऑफ 25 40% उसमें से जीते हैं। अब उसने n मैचेस खेले और सारे के सारे जीत लिए, तो उसकी सक्सेस रेट पहुंच गई ओवरऑल अभी तक की कितनी, 75%। देखकर क्या लगता है, क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगा दो। 25/n इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस कितना 25 और इन दोनों का डिफरेंस कितना 35, इससे ये कट गया तो n की वैल्यू आ गई 35, आंसर। क्लियर बात, यस नो? ठीक है ना, चलिए। शिशुपाल क्या कह रहे हो सर, वीडियो नहीं आ रही है, प्लीज कुछ कीजिए। अब यार देखो शिशुपाल, अब सबकी वीडियो आ रही है, तुम्हारी नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली तुम्हारे एंड से दिक्कत है। अब मैं बस उसमें इतना ही कर सकता हूँ कि जहां तुम अपनी लोकेशन मुझे भेज दो मोबाइल पर, कि मैं आकर वहां चेक कर सकता हूँ। दूसरा थोड़ा मतलब अच्छा काम ये होगा कि आप थोड़ा सा वेट कर लो, पेशेंस रखो, और फिर बाद में जब रिकॉर्डिंग में देख लेना। अभी आप रास्ते में हो, अगर रास्ते में हो और वीडियो नहीं आ पा रही है तो सिग्नल का इशू है, नेट का इशू है, उसमें कोई क्या कर सकता है बताओ। ठीक है, चलिए क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभम कह रहे हैं दरभंगा बिहार सर मेरा घर है। यार तुम, दिक्कत तुम्हें थोड़ी थी, शिशुपाल को थी। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखो। नहीं दिनेश, मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाता हूँ। A report consists of 20 sheets. या पीडीएफ आकांक्षा में प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे मेन कंसर्न मेरा अभी ये है कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो टाइम पर मिले, पहले इस चीज को रिजॉल्व कराता हूँ, और फिर जो रिमेनिंग अभी जो पीडीएफ है, वैसे भी अब केवल कुछ ही बची हैं टॉपिक, और फिर मैं जो प्रीवियस है वो सबके पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, A report consists of 20 sheets of 55 lines each and each line consists of 65 character। एक रिपोर्ट है, सपोज इतनी मोटी बुक में लिखी हुई है, ठीक है, एक रिपोर्ट लिखी हुई है, और उसमें कितनी शीट है बुक में, 20 शीट में वो रिपोर्ट लिखी गई है, और हर शीट पर कितनी लाइन लिखी हुई, मतलब एक पेज पर कितनी लाइन लिखी हुई है 55 लाइन, और हर लाइन में कितने कैरेक्टर लिखे हैं 65 कैरेक्टर्स। एक रिपोर्ट में 20 शीट, हर एक में 55 लाइन, और हर लाइन में कितने 65 characters. Now this report is reduced onto sheets each of 65 line such that each line consists of 70 characters. अब इस रिपोर्ट को आपने चेंज कर दिया, रिपोर्ट को चेंज करके आपने उसका फॉर्मेट बदल दिया, और आपने उसको दूसरी रिपोर्ट बना दिया, और आपने क्या कर दिया उसको हर शीट पर 65 लाइन कर दी, और हर लाइन में 70 कैरेक्टर कर दिए। मतलब आपने लाइन भी बढ़ा दी और कैरेक्टर भी बढ़ा दिए, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ शीट्स कम लगेंगी अब आपकी, क्योंकि आप एक लाइन में ज्यादा, बहुत से बचपन में आपने देखा होगा ना कि बहुत से लोग बहुत छोटा छोटा लिखते थे, ठीक है, बहुत से लोग बड़ा बड़ा लिखते थे, तो जो बड़ा बड़ा लिखेगा उसकी जो नोटबुक है वो जल्दी फिल हो जाएगी, जल्दी कंप्लीट फुल हो जाएगी, और जो छोटा छोटा लिखेगा उसकी पूरे साल तक चल जाएगी भाई। लेकिन दोनों चीजों में एक बात कांस्टेंट है, मतलब वो छोटा लिखो या बड़ा लिखो, जो कंटेंट है आपका वो तो सेम रहने वाला है ना, मतलब जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो सेम रहने वाले हैं, दैट इज द आइडिया। ठीक है, आपकी जो नंबर ऑफ शीट्स है रिड्यूस क्यों हुई, क्योंकि आपने छोटा छोटा लिखा, आपने लिखा उतना ही पर आपने छोटा छोटा लिखा, साइज कम कर दिया, तो आपकी नंबर ऑफ शीट जो कंटेंट इतनी शीट में आना चाहिए था वो इतनी में ही आ गया। ठीक है,
लेकिन कंटेंट तो वही रहा हमारा ना, नंबर ऑफ कैरेक्टर सेम रहेंगे। तो अगर मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की बात करूं तो पहले कितने थे, 20 शीट थी, हर शीट पर कितनी लाइन थी, 55 लाइन, तो टोटल लाइन इतनी हो गई, और हर लाइन पर कितने कैरेक्टर थे, 65 कैरेक्टर। तो दीज आर द टोटल कैरेक्टर्स इन द रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट में इतने कैरेक्टर लेके गए थे। नाउ दिस रिपोर्ट इज रिड्यूस्ड ऑन टू शीट्स ईच ऑफ 65 लाइन। लेट्स से कि अब ये x शीट्स पर आ जाती है, नंबर ऑफ शीट्स हो गई x, हर शीट पर कितनी लाइन है, 65 लाइन, और हर लाइन पर कितने कैरेक्टर्स हैं, 70 कैरेक्टर्स। तो नंबर ऑफ शीट्स में परसेंटेज रिडक्शन बताना है, किसके क्लोजेस्ट है यहाँ पर, 65 से 65 कट गया, 2 से ये कट गया, ठीक है। तो वी कैन से ये 110, x की वैल्यू आ जाएगी 110/7, ठीक है, 110/7। पहले x की वैल्यू कितनी थी, 20, मतलब नंबर ऑफ शीट्स पहले 20 थी, अब हो गई 110/7, ठीक है। यानी कि 0 से 0 काट दो, 7 का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 14:11। तो आई कैन से यहाँ पर जो डिक्रीज हुआ है वो कितने का हुआ, 3 का 14 पर। आप जानते हो 1/14 कितना होता है, 7.14%। तो 3/14 इसका 3 गुना हो जाएगा, 21.42%, है ना। 21.42% किसके क्लोजेस्ट है, ये बोला है कि रिडक्शन इन द नंबर ऑफ शीट्स इज क्लोजेस्ट टू व्हिच ऑप्शन। तो कौन से ऑप्शन के सबसे नजदीक है ये, 20% के सबसे नजदीक है। तो आंसर इज व्हाट, 20%। आंसर कितना हो जाएगा बोलो, 20% हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो कैमरा थोड़ा टिल्ट डाउन कर दो अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दो उससे पहले। अगला सवाल देखो, कई बार वेन डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये देख लेते हैं एक बार कैसे करेंगे। In a class, 60% of the students passed in Hindi, 45% passed in Sanskrit, and 25% passed in both the subjects. What percent of the students fail in both the subjects? तो चलिए देखते हैं। हिंदी एंड संस्कृत कुल मिलाकर लेट्स से 100 लोग हैं सपोज, तो हिंदी में 100 लोग पास हुए हैं, तो हिंदी में पास कितने हुए हैं, 60। संस्कृत में कितने पास हुए हैं, 45। एंड 25 लोग ऐसे हैं तो दोनों में पास हो गए, 25 लोग ऐसे हैं दोनों में पास हो गए। तो बताना है कि कितने लोग फेल हो गए। मैं यूनियन की बात करूं तो यूनियन का मतलब होता है इन तीनों का सम। तो नंबर ऑफ पीपल इन ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। सेट थ्योरी में आपने इतना पढ़ा होगा, और मैंने जो डीआई की आपको शिखर बैच मिला हुआ है उसमें मैंने वेन डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है, पूरा डिटेल में, डेप्थ में, ठीक है। तो वहां भी आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एन ए यूनियन बी, मतलब इन तीनों का सम निकाल लेंगे। कैसे, डायरेक्टली एन ए कितना है, ये पूरा 60, एन बी कितना है, ये पूरा सर्कल 45। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन पार्ट 25। तो ये कितना हो गया, 70, 80, 80 आ गया। तो 80 लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो फेल होने वाले कितने हैं, ये एन हो जाएगा। लेट्स से टोटल 100 थे, 100 में से पास होने वाले घटा दिए 80, तो जो किसी में भी पास नहीं हुए वो कितने हो गए, 20। किसी में पास नहीं हुए वो कितने हो गए, 20। ये तो वो फॉर्मुले से करने का तरीका है। यहाँ पर डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, फॉर्मुला भी आपको आना चाहिए, डायरेक्ट भी आना चाहिए कि भाई 60 में से 25 यहाँ पर है, तो यहाँ कितना होगा, 60 माइनस 25 यानी कि 35। यहाँ कितना होगा, 45 माइनस 25 यानी कि 20, ठीक है। तो इस सर्कल के अंदर कितने टोटल, 35 प्लस 25, 60 प्लस 20, 80। मतलब इन तीनों का सम 80 है, तो बाहर कितने होंगे, 100 टोटल है, 100 में से 80 घटा दो। तो 20% स्टूडेंट ऐसे आ गए जो किसी में भी पास नहीं हुए या दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए, ठीक है। ऐसे भी हम डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हटा दो सर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बीच में कैसे आ गया पता नहीं। 31 देखो, %72 of the certain class took biology. Let's see, ये है biology and next subject, second subject क्या है, मैथमेटिक्स। टोटल स्टूडेंट्स क्लास में है लेट्स से 100%। तो इसमें से 72% ने बायोलॉजी लिया, मतलब बायोलॉजी में कितने आए, 72, एंड मैथमेटिक्स में कितने आए, 44, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल नंबर दिया है, केवल परसेंटेज की बात नहीं, तो यहाँ एक्स ले लेते हैं, 100x मान लो, ये 72x हो गया, या 100% मान लो, कुछ भी करो, 44x। यहाँ पर बोला 40 स्टूडेंट ने दोनों लिया, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट लिया, एंड ईच स्टूडेंट टुक वन सब्जेक्ट फ्रॉम एटलीस्ट वन सब्जेक्ट फ्रॉम बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। मतलब ऐसे सारे स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ सब्जेक्ट लिया ही है, मतलब एन की वैल्यू कितनी है, 0। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने कोई सब्जेक्ट नहीं लिया। तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ 100x। मतलब इनका जो यूनियन है वो 100x हो गया। तो यूनियन की वैल्यू 100x बराबर एन ए कितना है, 72x
प्लस एन बी कितना 44x माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में इनमें कॉमन कितने हैं 40 स्टूडेंट ने दोनों सब्जेक्ट लिए तो 40 वही फॉर्मूला लगाया जो भी बताया था यूनियन वाला। तो आई कैन से ये कितना हो जाएगा 116 तो 16x की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है हमें टोटल स्टूडेंट निकालने हैं तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है तो 100x टोटल है तो 25 गुना इसका तो इसका भी 25 गुना कर दो इसका भी 25 गुना 25 टाइम्स कर दो कितना हो जाएगा 250 250। शिशुपाल कह रहे हैं आ गया सर वीडियो कॉन्ग्रेचुलेशन चलो आ गया ठीक है। सर 3 डाइस में सेम नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं होगी। देखो आप कह रहे हो ना कि आदित्य 1 माइनस सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी मतलब आपने वो वाला केस घटा दिया टोटल में से जहां पर तीनों पर सेम आ रहे हैं पर व्हाट अबाउट दैट केस के जहां पर 2 पर सेम आ रहे हैं और 1 पर डिफरेंट आ रहा है। ठीक है ये भी तो हो सकता है ना तो वो केस तो आपने नहीं घटाया। हमें तो ये चाहिए कि तीनों डाइस पर डिफरेंट हो तीनों डाइस पर डिफरेंट हो तो फिर हम ऐसे नहीं कर सकते कि आपने केवल एक ही केस घटाया आपने वो तो नहीं घटाया कि 2 पर सेम और 1 पर अलग आ रहा है वो भी तो पॉसिबिलिटी है वो आपने नहीं घटाया। तो हम सीधे सीधे ऐसे करेंगे पहले डाइस पर 6 पॉसिबिलिटी जो 6 पॉसिबिलिटी है 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है जो पहले पर आ चुका है वो दूसरे पर नहीं आ सकता तो दूसरे के लिए 5 पॉसिबिलिटी और तीसरे के लिए 4 सिंपल और डिवाइड बाय नीचे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 आ गई। ठीक है ठीक है चलिए 72% नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ सर। In an examination 60% candidate passed in English mathematics। ठीक है यहाँ पर इंग्लिश मैथमेटिक्स मैं पास्ट स्टूडेंट की बात करता हूँ कितने स्टूडेंट पास हुए हैं तो लेट्स से कि टोटल स्टूडेंट है 100x। ठीक है इंग्लिश में पास होने वाले कितने 60% यानी 60x मैथ्स में पास होने वाले कितने मैथ्स में पास होने वाले कितने 70% यानी 70x। ठीक है और 20% ऐसे लोग हैं जो दोनों में फेल हो गए मतलब किसी में भी पास नहीं हुए मतलब n की वैल्यू जो किसी में पास नहीं हुए दोनों में फेल हो गए 20x। ठीक है 2500 कैंडिडेट पास इन बोथ द सब्जेक्ट तो यहाँ 2500 लिया। अब मेरे को बताओ कि इनका यूनियन कितना होगा मतलब इन तीनों का सम कितना होगा 100 में से 20 यहाँ चला गया तो इनका सम कितना होगा 80x। यस तो यूनियन इनका हो गया 80x दैट विल बी na कितना 60x प्लस nb 70x माइनस na इंटरसेक्शन बी 2500 सिंपल 130 माइनस 80 50x की वैल्यू कितनी आ गई 2500 x की वैल्यू 50 आ गई x की वैल्यू अगर 50 आ गई तो हमें चाहिए तो टोटल कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द एग्जाम तो कितने कैंडिडेट अपीयर हुए एग्जाम में 100x यानी कि 5000 50 इंटू 100 मतलब 5000। ठीक है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको हटा लो सर ये क्वेश्चन टेस्ट में पूछूंगा टेस्ट में क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है गलती से यहाँ पर आ गया है। चलो नेक्स्ट वाली पीपीटी ओपन कर लीजिए। सर क्वेश्चन देखने तो देते टेस्ट के लिए ऐसे थोड़ी ना देखने देंगे टेस्ट का क्वेश्चन लीक हो जाएगा फायदा क्या है। अभी नहीं होगा अगली क्लास में होगा। चलो इसको ट्राई करो सर फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए इसको ट्राई करें अगले 5 सवाल।
चलिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। बिल अंबानी, अ वेरी क्लेवर बिजनेसमैन, started a business with very little capital. In the first year he earned a profit of 50%, donated 50% of the total capital. 50% उसने प्रॉफिट कमाया, 50% डोनेट कर दिया। मतलब जो भी इनिशियल वैल्यू थी उसमें 50% का इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हो गया 50% का। ऐसा ही सेकंड और थर्ड ईयर में किया, मतलब 50% इंक्रीज फिर 50% डिक्रीज। तो ये जो 50% वाली कहानी है वो कितनी बार होगी? 6 बार होगी कि नहीं होगी? एक साल में एक बार इंक्रीज फिर डिक्रीज, फिर दूसरे साल में इंक्रीज डिक्रीज, फिर तीसरे साल में इंक्रीज डिक्रीज, टोटल 6 बार होगा। मतलब मैं टोटल को इनिशियल क्या मान लूं? 1/2 मुझे 6 बार करना पड़ेगा। 50% का मतलब होता है 1/2। अगर 1/2 6 बार करना पड़ेगा तो टोटल क्या मान लूं? 2 की पावर 6 यानी कि 64 मान लो टोटल। लेट्स से कि टोटल उसकी कैपिटल थी 64, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया कि 50% प्रॉफिट कमाया, मतलब 50% इंक्रीज हो गई, तो इसमें आधा इंक्रीज हो गया 32, यानी कितना हो गया 96, और फिर 50% कम हो गई, तो मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा 48, ठीक है। इसने इतना डोनेट कर दिया 48। अच्छा, तो भाई इसमें फिर 48 में 50% इंक्रीज होगा सेकंड ईयर में, इसका आधा 24 इंक्रीज करोगे तो कितना आ जाएगा? 72, और फिर आधा इसने डोनेट कर दिया 36, 36 बचा, और फिर 36 में आधा इंक्रीज करोगे यानी कि 18, यानी कि 54, और 54 में आधा मतलब 27 आप डिक्रीज कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 27। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर उसके पास जो बचा वो 16875 था, तो 27 यूनिट की वैल्यू 16875 है, ठीक है। तो 9 की वैल्यू देखिए, 9 3 27, 9 1 9, 9 8 72, 9 7 63, 9 5 45, 3 से काटा 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 625। हमको क्या पूछा है? व्हाट इज द अमाउंट डोनेटेड एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर में उसने डोनेट क्या किया है? ये किया है, यानी 36 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 36 की वैल्यू 625 × 2 हो जाएगी 36। इसमें मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2500 बन जाएगा, और इसमें 4 से डिवाइड कर दो तो 9 हो जाएगा। बैलेंस हो गई चीजें, इसमें 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 4 से डिवाइड, यानी कि इसमें से 4 लेकर इसको दे दिया, तो यहाँ 9 बचा, ये 2500, 25 × 9 225, 22500, मतलब 22500 जो था वो उसने अमाउंट डोनेट किया था एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। सो दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चंस के पीडीएफ मैंने अंशुल बोल दिया है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा जल्दी, ठीक है। मंडे तक आप रुक जाओ, मंडे तक प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। आज तो ऑफिस में कोई है नहीं, मंडे को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो चलो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, और द सेम टॉपिक परसेंटेज विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अगले क्लास में सर सक्सेसिव से हो जाएगा, मैं मानता हूं सक्सेसिव से हो जाएगा। आप इनिशियल वैल्यू निकाल पाओगे, फिर इनिशियल से आपको फिर वहां तक जाना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेसिव से डायरेक्टली ये वैल्यू तो नहीं निकाल पाओगे ना, डायरेक्टली ये वाली वैल्यू कितना डोनेट किया है, ठीक है, वैसे नहीं होगा। तो इसलिए ये सही तरीका है, सक्सेसिव वाले से मत करो, ठीक है। चलिए, ओके, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ओके। थैंक यू सो मच।